सभी को नमस्कार। राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लोकतंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि लोकतंत्र के लिए क्या उसके गुण हैं, क्या लोकतंत्र के अवगुण हैं, किस प्रकार की लोकतंत्र के लिए परिस्थितियां होनी आवश्यक है। आज हम लोकतंत्र का जो ये चैप्टर है, इसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है, जिसमें लोकतंत्र के जो मुख्य रूप से हमारे सामने एस्पेक्ट्स उभर कर आए हैं उनका विवेचन करेंगे। तो दो एस्पेक्ट जो हमारे सामने उभर कर आए हैं लोकतंत्र के, पहला है कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, कि लोकतंत्र जो है वह अयोग्य शासन है। दूसरा, लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। इन दो बिंदुओं का हम आज विवेचन करेंगे कि लोकतंत्र की जब हम समीक्षा करते हैं शासन प्रणाली के रूप में, तब लोकतंत्र को अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहा जाता है या अयोग्यता का शासन कहा जाता है। दूसरी तरफ जो लोकतंत्र के समर्थक हैं वे लोकतंत्र को एक सर्वोत्तम शासन कहते हैं। तो पहले लोकतंत्र अयोग्यता का शासन कैसे है? लोकतंत्र के आलोचक, जिसमें अरस्तु है जिसने लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप कहा है या भीड़तंत्र कहा है, इसके साथ टैलीरेंड है, कार्लाइल है, लेकी है, ये लोग लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और लोकतंत्र को अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहते हैं। जैसे कि कार्लाइल कहता है कि लोकतंत्र में क्योंकि व्यक्तियों की संख्या गिनी जाती है, उनके जो योग्यता है उसको नहीं गिना जाता है, कि लोकतंत्र में क्या है, वी काउंट द हेड्स ओनली, और किसके समर्थन में कितनी संख्या है उसी के आधार पर शासन का निर्धारण होता है। तो इसलिए लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर शासन किया जाता है, न कि लोकतंत्र योग्यता के आधार पर। इसलिए वह सर, कि वी काउंट द हेड्स ओनली, कि वह सर कोई निरक्षर व्यक्ति का है या किसी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का है, वह किसी अज्ञानी का है या वह कोई वैज्ञानिक का है, इसका लोकतंत्र के अंदर कोई निर्धारण नहीं है, कोई मोल नहीं है। केवल एक व्यक्ति का एक ही बार जो वोट है वो काउंट किया जाता है। इसलिए जो कार्लाइल है उनका कहना है कि दुनिया में 10 लोगों में से 9 लोग मूर्ख हैं, एक व्यक्ति समझदार है। इसलिए क्योंकि मूर्ख लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। कार्लाइल का मानना है कि लोकतंत्र क्या, मूर्खों का शासन है। क्यों? क्योंकि दुनिया में मूर्ख लोगों की संख्या अधिक है और लोकतंत्र संख्या के आधार पर किया जाने वाला शासन है, इसलिए मूर्खों का शासन है। जो लेकी है वह कार्लाइल से भी आगे जाकर कहता है लोकतंत्र क्या है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, अयोग्यतम, निर्धनतम और अविशेषज्ञ लोग व्यक्तियों का शासन है। कि लोकतंत्र के बारे में लेकी का मानना है कि कैसे लोगों का शासन है, कि ये जो सबसे अयोग्य व्यक्ति हैं। इसके अलावा लोकतंत्र जो है वह निर्धनतम व्यक्तियों का शासन है। इसके अलावा अविशेषज्ञ लोगों का शासन है, अज्ञानी लोगों का शासन है, लेकी का ये मानना है। इसके साथ साथ लोकतंत्र की जो आलोचना करने वाले लोग हैं वे इसे अविशेषज्ञों द्वारा किया जाने वाला शासन भी कहते हैं। क्योंकि ऐसा, जैसे कि प्रत्येक फील्ड में, अगर मान लो भवन निर्माण है, कला का क्षेत्र है या अन्य कोई इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, उन सभी के लिए कोई ना कोई विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। और शासन करना, इसके लिए किसी भी प्रकार की विशेषज्ञ व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाना, इसमें योग्यता नहीं रखकर संख्या को योग्यता रखा गया है। क्योंकि लोकतंत्र के द्वारा शासन किया जाना है तो शासन करने के लिए कोई विशेषज्ञ योग्यता का होना आवश्यक है। लेकिन लोकतंत्र में अपनी संख्या बल के आधार पर एक अविशेषज्ञ व्यक्ति भी शासन का अध्यक्ष बन जाता है। इसलिए लोकतंत्र क्या है, अविशेषज्ञ व्यक्तियों का शासन है, जिसमें शासन के शीर्ष पर ऐसा व्यक्ति भी पहुंच सकता है जिसको किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं है,
वह लोगों की अपने स्वयं की पॉपुलैरिटी के आधार पर, लोगों के समर्थन के आधार पर शीर्ष पर पहुंच जाता है। और इसलिए यह माना गया लोकतंत्र के आलोचकों के द्वारा कि यह जो अविशेषज्ञ व्यक्तियों के द्वारा शासन है। इसके अलावा जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों का भी लोकतंत्र पर बुरा प्रभाव, कि हम जैसा कि मानते हैं कि लोकतंत्र जो है वह राजनीतिक दल है, वे लोकतंत्र को गतिमान रखते हैं। राजनीतिक दल हैं, वे लोगों को जागरूक करते हैं चुनावों के प्रति, उन्हें वोट देने के लिए एकत्रित करते हैं, उनमें राजनीतिक चेतना का संचार करते हैं। इसलिए लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। लेकिन राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति करने में जो है वे भ्रष्ट तरीकों का सहारा भी लेते हैं, कि राजनीतिक दलों का अहितकर प्रभाव, कि राजनीतिक दल हैं वे भ्रष्ट तरीके किसी ना किसी प्रकार से सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो राजनीतिक दल क्या भ्रष्ट तरीकों के द्वारा कैसे भी सत्ता को प्राप्त करना, स्वार्थ के आधार पर करना, अपने मूल्यों को समाप्त करना, तो ये लोकतंत्र के लिए अहितकर जो है राजनीतिक दलों का प्रभाव रहता है, जो लोकतंत्र को दूषित करता है। इसके अलावा लोकतंत्र के अंदर जो इसके अयोग्य के योग्य व्यक्तियों का लोकतंत्र से दूर रहना, कि लोकतंत्र के जो इसके अंदर शासन व्यवस्था के अंदर इसकी बुराइयों को देखते हुए योग्य व्यक्ति हैं वे चुनाव लड़ना पसंद नहीं करते, चुनाव में नहीं जाते, क्योंकि वे उन्हें मानना है कि लोकतंत्र एक क्या है, भ्रष्ट तरीके से चुनाव के अंदर भ्रष्ट तरीके अपने आकर ही वो चुनाव जीत सकते हैं। तो इसलिए योग्य व्यक्ति लोकतंत्र से दूर रहते हैं। इसके अलावा कि जो लोकतंत्र है इसमें राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय भावना के आधार पर लोगों के द्वारा मतदान किया जाना, अनेक बार अनेक अवसरों पर ये देखा गया है कि लोग राष्ट्रीय मुद्दों को दरकिनार कर भावना के आधार पर, लहर के आधार पर, हवा के आधार पर अपना मतदान करते हैं। आगे जैसे मैं बात करूंगा आपसे कि भारत में लोकतंत्र की एक समीक्षा, तो उसमें कि कैसे भारतीय लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भावना के आधार पर कांग्रेस को भारी बहुमत दिया था। इसके अलावा कि लोकतंत्र एक अयोग्यता का शासन है कि लोकतंत्र में अपनी भाषण कला के आधार पर, अपनी वाक्पटुता के आधार पर, अपनी वाग्वीरता के आधार पर व्यक्ति सत्ता में आ जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। कि अपनी वाक्पटुता, भाषण देना, लोगों को भाषण के द्वारा एकदम तैयार कर देना, मोटिवेट कर देना, उनमें एक भावना भर देना, तो इस प्रकार के तरीके अपनाकर लोकतंत्र में वे लोग कहीं बहुत आगे निकल जाते हैं जो विशेषज्ञ व्यक्ति हैं उनसे, कि अपनी भाषण कला के द्वारा, अपने जो वाक्पटुता के द्वारा, अपने वाग्वीरता के द्वारा लोगों में लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं और वे सत्ता में पहुंच जाते हैं। कि उनके पास क्या गुण है, केवल भाषण कला का, वाग्वीरता को, जनता को इकट्ठा कर लेना। इसके अलावा लोकतंत्र के अंदर की जो सामान्य जनता है वह शासन कार्य से दूर रहती है। कि लोकतंत्र जो है वह जो शासन कौन लोग करते हैं, जो चुनाव में एक बार जीतकर चले गए और वे उसके बाद अपनी मनमर्जी से शासन करते हैं। इसलिए लोकतंत्र क्या कहा गया कि लोकतंत्र वह जो अयोग्य व्यक्तियों का शासन लोकतंत्र को माना गया। अब अगर हम इनका खंडन करें कि लोकतंत्र अयोग्य व्यक्तियों का शासन नहीं है, तो सबसे पहला तो ये है कि सामान्य जनता जो है वह राजनीतिक रूप से बुद्धिमान और जागरूक होती है। अनेक अवसरों पर यह देखा गया है कि साधारण जनता है वह मूर्ख या अज्ञानी नहीं है, वह सोच समझकर अपने नेताओं का फैसला लेती है। जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, मैजिनी, ऐसे लोग सत्ता में साधारण जनता की स्वीकृति से ही आए और जो जिनमें की जो जनता है उसने इन लोगों को देश की बागडोर सौंपी। तो इसलिए ऐसा कहना कि जनता जो है वह इस प्रकार से कि योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकती, यह संभव नहीं है। साधारण जनता में नेचुरली
एक इस प्रकार का पैमाना है कि वह निर्धारित कर लेती है कि राष्ट्र के लिए कौन सा नेता सही रहेगा। इसलिए साधारण जनता प्राकृतिक तौर पे इसमें मैच्योर है और वह अयोग्य व्यक्तियों का नहीं, व्यवहारिक या योग्य व्यक्तियों का ही निर्वाचन चुनाव के समय करती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो हैं हमारे सामने मिल जाएंगे। इसके अलावा विशेषज्ञ व्यक्तियों का लाभ लोकतंत्र में लिया जा सकता है कि क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की नीतियां बनानी है वे विशेषज्ञ व्यक्ति ही बनाते हैं। जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति उसके एक फॉर्मेट आउटलाइन बनाते हैं और विशेषज्ञ समिति के द्वारा बार बार उस समिति अध्ययन के आधार पर, विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स के आधार पर और बारीक से बारीक कानून की जानकारी कर और फिर विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं। लगभग सभी विभागों में विशेषज्ञ समितियां कार्य करती हैं। इसलिए अविशेषज्ञों द्वारा शासन जो है ये कहना उचित नहीं है। लोकतंत्र जो है उसमें जो विशेषज्ञ व्यक्ति ही शासन में भागीदारी करते हैं और वे ही इसमें भाग लेते हैं और राजनेता हैं वे केवल एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र के अंदर हम जो योग्य व्यक्ति हैं योग्य व्यक्ति हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत से जो देश हैं उनका जो द्वितीय सदन है उसमें योग्य व्यक्तियों को मनोनीत कर जैसे भारत में राज्यसभा है उसमें योग्य व्यक्तियों को मनोनयन कर उनकी सेवाएं देश हित के लिए ली जा सकती हैं। इसलिए ये कहना कि लोकतंत्र जो है वह अयोग्य व्यक्तियों का शासन है, अयोग्य व्यक्ति देश सेवा में अपना योगदान नहीं दे सकते, यह उचित नहीं है। देश सेवा में उनका जो द्वितीय सदन है उसमें उनको नॉमिनेट कर देश सेवा के कार्य में उनको लिया जा सकता है। इसलिए जो ये लोकतंत्र अयोग्य व्यक्तियों का शासन या मूर्खों का शासन है ये कहना उचित नहीं है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, विवेचना करें कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों की भागीदारी है। एक जो है साधारण व्यक्ति से लेकर बड़ा व्यक्ति तक लोकतंत्र में अपनी भागीदारी करता है और स्वयं ये महसूस करता है कि जो शासन किया जा रहा है उसका एक भाग वह भी है। अंतिम शक्ति व्यक्ति में निहित है। जो लोकतंत्र है, लोक जो है उसमें अंतिम शक्ति निहित है। इसलिए लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है कि साधारण व्यक्ति की शासन में भागीदारी है, स्वयं वह निर्णय लेने में उसकी भागीदारी है और इसके अलावा लोकतंत्र के द्वारा उसका विकास किया जा रहा है कि लोकतंत्र ही ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कि एक साधारण व्यक्ति उच्च पद तक, शिखर तक पहुंच सकता है, राज्य का सबसे बड़ा पद प्राप्त कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन है और इसके द्वारा प्रत्येक शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि कैसे भी वह जनता के हित के कार्य करे जिससे कि अगली बार वही सत्ता में आए। जनता को निरंतर कल्याण के कार्य करना ये लोकतंत्र में संभव है जिससे कि सत्ता उसे प्राप्त होती रहे। अपने उसको समर्थन को मजबूत करना लोकतंत्र में है। तो लोकतंत्र क्या है? सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाला है, सभी लोगों के नैतिक उत्थान के कार्य करने वाला है, सभी लोगों में जो शासन के प्रति भागीदारी की भावना करने वाला शासन है। इसलिए लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा गया है। लोकतंत्र के इस विवेचना के पश्चात जब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक स्थितियां क्या होनी चाहिए, कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियां क्या हैं जिससे कि लोकतंत्र सफलतम रहे। लोकतंत्र में ये न कहा जाए कि लोकतंत्र भ्रष्ट शासन है या लोकतंत्र अयोग्य व्यक्तियों का शासन है या मूर्खों का शासन है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर कि जनता का नैतिक विकास, लोकतंत्र में नैतिक विकास को प्रमुखता दी गई है कि जनता का लोकतंत्र को नैतिक रूप से समर्थन हो कि वह
अपने आप में स्वयं में मजबूत हो कि वह कभी भी किसी प्रलोभन में आकर मतदान नहीं करेगा, स्वतंत्रतापूर्वक स्वेच्छा से मतदान करेगा। एक सफल लोकतंत्र के लिए जनता का नैतिक रूप से समर्थ होना आवश्यक है। नैतिकता मूल्य ऊंचे स्तर पर हो तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। किसी प्रकार के लाभ में नहीं आए, लालच में नहीं आए, प्रलोभन में नहीं आए, तभी वह अच्छे, योग्य और ईमानदार व्यक्तियों का निर्वाचन कर पाएगा। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए एक जो नैतिक रूप से मजबूती आवश्यक है। दूसरा जो इसके लिए शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता, कि लोकतंत्र के लिए जागरूक होना, शिक्षित होना भी आवश्यक है। जागरूकता और शिक्षा के आधार पर ही वह चुनावी मुद्दों को समझ पाएगा, अच्छे लोगों को चुन पाएगा और चुनने के बाद कैसा वे कार्य कर रहे हैं उनसे प्रश्न कर पाएगा। इसलिए क्या शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता का भी लोकतंत्र के लिए होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा के आधार पर ही वह अच्छे तरीके से विभिन्न योजनाओं की जानकारी, सरकार के कामकाज की समीक्षा, उसके बारे में अच्छे तरीके से चुन पाएगा। इसके अलावा लोकतंत्र की सफलता के लिए कि नागरिक स्वतंत्रताओं का होना आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कि इन नागरिक स्वतंत्रताओं का होना अच्छे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तभी वह उसमें लोकतंत्र सफल हो पाएगा। इसके अलावा लोकतंत्र के लिए आवश्यक परिस्थितियों के अंतर्गत कि लिखित संविधान, श्रेष्ठ परंपराएं का होना भी आवश्यक है। कि संविधान लिखित है, परंपराएं श्रेष्ठ हैं, तो लोकतंत्र सफल है। इसके अलावा लोकतंत्र की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र फैलेगा उतना ही मजबूत होगा। जितना निचले स्तर तक लोकतंत्र जाएगा उतना ही अधिक मजबूत होगा। तो इसलिए स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है। समानता का होना भी आवश्यक है कि राज्य में समस्त नागरिक समान हो, तभी लोकतंत्र जो है वह सफल हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक समानता का होना, कि जैसा हॉब्सन ने कहा है कि जो अमीर लोग जो हैं या जो धनवान लोगों का अत्यधिक धन और निर्धन लोगों की अत्यधिक निर्धनता लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। तो कैसा होना चाहिए? आर्थिक समानता होनी चाहिए लोकतंत्र के लिए, अर्थात मध्य वर्ग अधिसंख्य में होना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए। तभी लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा जो धनवान लोग हैं उन पर आय, जो टैक्स के माध्यम से इनकम पे, आमदनी पे टैक्स लगाया जाता है, जिससे कि उनके उसका प्रयोग निर्धन लोगों की कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सके धन का। इसके अलावा विश्व शांति का समर्थक, कि विश्व शांति का समर्थक होगा तभी लोकतंत्र सही मायने में कार्य कर पाएगा। अगर साम्राज्यवादी नीति रहेगी, एक दूसरे पर आक्रमण की पर वो इच्छा रहेगी, तब तानाशाही के उदय का डर रहेगा। विश्व शांति का समर्थक होने से लोकतंत्र को में वृद्धि होगी, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा स्वच्छता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र में अच्छे व्यक्ति हैं, उन्हें आगे आकर चुनाव के माध्यम से समाज को, राष्ट्र को दिशा देने का कार्य किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल हैं, उनमें भी ईमानदार छवि के लोगों को टिकट दिए जाने चाहिए। यह कुछ बातें हैं जो कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगर लोकतंत्र सही मायने में फ्लोरिश होना है तो इन चीज़ों का होना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र और अधिक अच्छे रूप से सफल हो पाएगा। इसलिए मैं अपने जो इस आज के व्याख्यान में
इतना ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली है और अब तक लोकतंत्र से श्रेष्ठ शासन प्रणाली दूसरी कोई नहीं हो आ पाई है। इसलिए हमें लोकतंत्र का समर्थन करना चाहिए और लोकतंत्र को की वृद्धि में अपना सहयोग करना चाहिए। आज के लिए बस केवल इतना ही। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।